Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement. So let's get started from question number 37. तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 में हमें काफ़ी सारा डेटा दे रखा है, तो हम उन सारे डेटा को पहले डिस्कस करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दे रखा है, हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लैंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, 10% डिबेंचर्स, इन सब चीज़ों का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दे रखा है। फिर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन बताया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 रुपये की थी, उसको हमने 40,000 रुपये में बेचा है, ये बताया हुआ है। लैंड को 60,000 के गेन पे बेचा है, वो बताया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम कब हुए हैं? 31 मार्च 2023 पे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देखूं तो वो है 2 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस देखूं तो वो है 1 लाख रुपए। यानी कि जो ये 1 लाख रुपए कम हुए हैं, ये कब कम हुए हैं? ये 31 मार्च पे कम हुए हैं, मतलब बिल्कुल एंड में कम हुए हैं। इसका मतलब पूरे साल क्या बैलेंस चला? 2 लाख रुपए का बैलेंस चला। तो अब डिविडेंड जो निकालोगे कितने रुपए पे निकालोगे? 2 लाख रुपए पे निकालोगे, ठीक है। फिर डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का देखो हमें क्या बोला हुआ है कि डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज निल। चलो 31 मार्च 2022 का तो डिविडेंड जो था वो क्या है? निल है ना। और जो डिविडेंड इक्विटी शेयर के ऊपर प्रपोज्ड डिविडेंड है वो है 10% का। फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स के कब हुए हैं? 1 अप्रैल 2022 पे हो गए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग के फाइनेंशियल ईयर में ही हमने फ्रेश इशू कर लिए थे। ओके, अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करना है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें अकाउंट किस चीज़ का बनाना पड़ेगा। तो देखो मुझे प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं एक तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट देखो जैसे उसके अलावा तो देखो मुझे बेसिकली डिविडेंड के बारे में, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया हुआ है, बट मुझे जैसे लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पॉइंट गिवन है ना, तो एक लैंड का हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फटाफट से वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही लैंड और प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों के एसेट अकाउंट हैं, तो दोनों की ओपनिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड पे आएगी। तो देखो ओपनिंग फिगर कितनी हो गई? 8,50,000, ठीक है। और क्लोजिंग फिगर कितनी हो गई? 10 लाख रुपीज़ की। और सेम वे में अगर मैं लैंड की बात करूँ तो लैंड की जो ओपनिंग फिगर है वो दे रखी है 2 लाख रुपए की, और जो क्लोजिंग फिगर है वो है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब देखो आगे देखो डेप्रिसिएशन बताया हुआ है और बताया हुआ है कि कितने की बुक वैल्यू थी और कितने पे हमने सेल आउट किया है। तो सबसे पहले देखो हम क्या क्या इसमें डालेंगे अकाउंट में। डेप्रिसिएशन कितने की बोली हुई है? 50,000 की। और डेप्रिसिएशन से एक एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, कम करने के लिए क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया 50,000 रुपीज, ठीक है। इतना डन हो गया है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है हमें कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू 60,000 की थी, उसको हमने 40,000 रुपीज में सेल किया है। तो चलो अब जब मैं सेल मैंने कितने रुपए का किया है? सेल किया है मैंने 40,000 का। इट मीन्स मेरे बैंक में कितने रुपए आ गए? 40,000 रुपए आ गए। अब आप मुझे बताओ कि आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ ना स्टूडेंट। कोई चीज मेरी 60,000 रुपए की थी और उसको मैं 40,000 रुपए में बेच रही हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है? मुझे लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो गया? 20,000 रुपए का। तो कि वो थी कितने की? 60,000 की, और बेचा कितने में? 40,000 में। तो एक तो लॉस हो गया, और कितने रुपए का लॉस हो गया? 20,000 रुपए का लॉस हो गया। क्या इसके अलावा में और कुछ क्वेश्चन में गिवन है? तो नहीं गिवन है। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास बैंक अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो कि क्या होगा? परचेज होगा, तो कि डेबिट साइड पे आई है कितने की? 2,60,000 रुपीज की। दैट्स इट। अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस साइड भी सेम ही आएगा। चलिए अब लैंड अकाउंट का हमें सिर्फ इतना सा बताया हुआ था कि जो लैंड है उसको हमने 60,000 के प्रॉफिट पे सेल किया है। अब मैं खुद से तो एज्यूम कर नहीं सकती, मुझे बस एक ही चीज पता है कि प्रॉफिट पे सेल किया है।
और प्रॉफिट 60,000 रुपये का हुआ है, डेट्स इट। इसके अलावा मेरे पास सिर्फ एक क्लोजिंग फिगर है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली अब इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। और अगर इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड पे आ रही है, इट मीन्स ये सेल निकल के आएगा, यानी कि लैंड की जो सेल हुई है वो 1,60,000 रुपीज़ की हुई है। और अब मैं लैंड अकाउंट को भी क्लोज कर दूंगी। तो अगर मैं बेसिकली अपनी फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करूंगी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एक तो ये सेल का अमाउंट आएगा, एक ये परचेज का अमाउंट आएगा, और ये सेल का अमाउंट भी उसमें आएगा। तो चलिए ए नंबर में पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सेल करने से तो कैश का इनफ्लो होगा, तो पॉजिटिव लिख दिया। देन सेल ऑफ लैंड, लैंड की भी सेल करने से कैश का इनफ्लो होगा, तो ये भी मैंने पॉजिटिव में लिख लिया, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट देखो, हमने अभी मतलब पहले वर्किंग नोट वाली तीनों चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं। देन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज करने से आउटफ्लो होगा, तो हमने इसको नेगेटिव में लिख लिया। अब फटाफट से जब मैं क्वेश्चन में गई तो मुझे कोई भी और एसेट तो दिख नहीं रहा सिवाय एक के, और वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जिसके बारे में मुझे सिर्फ इतनी सी चीज़ पता है कि पिछले साल मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये की थी, और अब वही बढ़ के 1,00,000 रुपये की हो चुकी हैं, यानी कि 60,000 रुपीज़ से बढ़ चुकी हैं। तो बढ़ेंगी कब, जब मैं परचेज करूँगी। और अगर मैं परचेज करूंगी तो क्या होगा, मेरे कैश का आउटफ्लो होगा, है ना। तो मैंने क्या किया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया है, ठीक है। और कितने रुपीस की, 60,000 रुपीज़ की, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,20,000 रुपीज़ प्लस माइनस, ये अल्टीमेटली आंसर हमारा माइनस आएगा, और ये नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन से हमने प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यूज़ कर लिया, लैंड यूज़ कर लिया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो प्रीवियस ईयर में 20 लाख का बैलेंस है, और करंट ईयर के एंड का जो बैलेंस है वो हमें 30 लाख का दे रखा है। मतलब कि मैंने इशू किया है, बढ़ गया है ना मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इशू हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, उससे कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो 10 लाख तो यही आ गया, ठीक है। पहली चीज़ हमने ये कर ली। उसके आगे देखो हमें क्या दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहे हैं, जिसका बैलेंस 2 लाख रुपए से कितने रुपए का हो रखा है, 1,00,000 रुपए का हो रखा है, तो ये रिडम्पशन हो गया है। बट अभी हम पहले प्लस वाली चीज़ें लिख लेते हैं, एंड देन हम माइनस वाली चीज़ें भी ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है स्टूडेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम का हमें बैलेंस बताया हुआ है, जो कि पिछले साल कुछ भी नहीं था, और इस साल कितने रुपए का हो गया है, 1,00,000 रुपए का हो गया है, ठीक है। तो देखो भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इट मीन्स मैंने कोई एक इंस्टॉलमेंट को प्रीमियम पे मंगवा लिया होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि कैश तो मेरे पास आई ही है ना, तो मेरे को बस इसे क्या कर देना है, पॉजिटिव में लिख देना है ना। तो 1,00,000 रुपीज़ का तो यही हो गया, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे ये है स्टूडेंट 10% डिबेंचर से जिनका बैलेंस कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पिछले साल भी 10 लाख के थे, अभी भी 10 लाख के हैं, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का 1 पॉइंट यूज़ कर लिया, सेकेंड यूज़ कर लिया, थर्ड यूज़ कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट में बोला हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं 5% के प्रीमियम पे, वो भी 31 मार्च 2023 पे। देखो स्टूडेंट ध्यान से समझिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि 31 मार्च 2022 पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस है 2 लाख, एंड 31 मार्च 2023 पे प्रेफरेंस शेयर का जो बैलेंस है वो है 1,00,000 रुपीज़ का, ठीक है। इतनी चीज़ डन हो गई। अच्छा फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो ये आप देख रहे हो ना कि 1,00,000 कम हो रहा है, यानी कि जो ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं ना, तो वो आपको बता रहे हैं कि रिडीम हुए हैं 31 मार्च 2023 पे, वो भी प्रीमियम पे, है ना, एट द रेट प्रीमियम। और प्रीमियम कितना, 5% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, और वो हमें ये चीज़ कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, समझ आ गया जो तुम कह रहे हो, ओके। तो आपको ये समझना है कि पूरे साल बैलेंस 2,00,000 रुपए का ही रहा, ठीक है। और ये कब कम हुआ है, ये कम हुआ है जाके 31 मार्च 2023 पे, ठीक है। तो हमें बस यही करना है, हमें ये पता लगा कि 1,00,000 के डिबेंचर्स रिडीम हुए 31 मार्च 2023 पे, और 2,00,000 पे हम डिविडेंड देंगे, तो कि पूरे साल 2,00,000 का बैलेंस रहा, ठीक है। तो अब हम यही चीज़ लिखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर हम लोगों के रिडीम हो रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने की एंट्री लिखिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर
तो कितने की हमारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं 1,00,000 रुपीज़ के, और वो 1,00,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स 5% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने लिखी, टोटल आ गया 1,05,000 रुपीज़, और एक कैश का आउटफ्लो है तो हमने माइनस में लिखा। ठीक है, तो ऊपर वाले का टोटल 11 लाख हुआ तो हमने वो चीज़ भी मेंशन करी। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओके, तो अगर डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारा कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है, हालांकि डेप्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम है, बट अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिबेंचर्स पे तो वो एक आउटफ्लो होगा, तो उसे हम माइनस में मेंशन करेंगे। तो 10 लाख का अगर आप 10% करेंगे तो आपके पास कितने रुपीज़ आ जाएगा, 1,00,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 1,00,000 प्लस 1,00,000 5,000, 2,00,000 5,000 आ गया, ये नेगेटिव में आया, तो अल्टीमेट बैलेंस 8,95,000 का आ गया, और ये 8,95,000 क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। राइट, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुझे इस क्वेश्चन में लगा, और उसका आपको बहुत ध्यान रखते हुए चलना है। तो कि हम सोचते हैं कि अगर डिबेंचर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहा तो नहीं लेंगे, बट लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 को हमें पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ओपनिंग कैश इन बैंक बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग कैश इन बैंक बैलेंस गिवन है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज की वैल्यू दी हुई है, इंक्रीज इन बिल पेबल की वैल्यू दी हुई है, बताया हुआ है कि फिक्स्ड एसेट्स की सेल हुई है, लॉन्ग टर्म लोन आपने रीपे किया है, और नेट प्रॉफिट पूरे साल का कितना है ये हमें बताया हुआ है। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनमें से क्या क्या आएगा, एक तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, इंक्रीज इन बिल पेबल आ जाएगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज आ जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड बैंक के बैलेंस को तो हम बिल्कुल एट द एंड यूज़ करने वाले हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा, एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग का। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जिसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो जब और कुछ गिवन नहीं है तो यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो गया। राइट, अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो कि हमें नॉन कैश आइटम भी कुछ नहीं गिवन। तो इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं तो उसे मैंने प्लस में लिख दिया, और बिल पेबल बढ़ रहे हैं तो उसे मैंने पॉजिटिव में लिख दिया। राइट, उसका रीज़न भी होता है स्टूडेंट, जो मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे बिल पेबल हैं, इट मीन्स मैंने किसी से पैसा उधार पे लिया है, तो मेरी लाइबिलिटी तो बढ़ गई, बट पैसा उधार लेने पे मेरी फर्म में कैश आ गई, तो कैश आने से उसका इन्फ्लो हुआ तो मैंने उसे प्लस में लिखा। बट अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, कोई भी करंट एसेट, तो उससे हमारी फर्म में कैश का आउटफ्लो हो जाता है, इसीलिए करंट एसेट के बढ़ने पे हमें माइनस करना होता है, और करंट लाइबिलिटी के बढ़ने पे प्लस, और करंट एसेट के कम होने पे हम प्लस कर देते हैं, और करंट लाइबिलिटी के कम होने पे हम माइनस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए प्लेलिस्ट की जो स्टार्टिंग की 2 वीडियोज़ हैं उन्हें देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन्हें ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस करने से पहले। ठीक है, अब तीनों को प्लस करेंगे तो 2,20,000 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा। राइट, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, इसलिए। अब नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। राइट, तो देखो इन्वेस्टिंग का तो हमें ज़्यादा कुछ गिवन भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ हमें गिवन थी क्वेश्चन में, और वो था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और सेल करने से फर्म में कैश का इन्फ्लो हुआ होगा, तो इन्फ्लो होने से हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो यही हमारा अल्टीमेट बैलेंस आ गया 3 लाख, एंड पॉजिटिव आया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। राइट, अब नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की सिर्फ एक ही चीज़ हमें गिवन थी, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो अगर हम लोन लेते हैं तो फर्म में कैश आता है, बट अगर मैं उस लोन को रीपे करूंगी तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, तो कैश का आउटफ्लो होगा तो उसे हमें माइनस में मेंशन करना पड़ेगा। तो कितने रुपए आएंगे माइनस में, 5,00,000 रुपीज़ माइनस में हम लिखेंगे। राइट, क्या इसके अलावा और कुछ फाइनेंसिंग का गिवन है, नहीं, तो सिंपली यही हमारा आ गया, और माइनस में आया इसीलिए ये नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा।
अब क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि अल्टीमेटली नेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। देखो 2,20,000 पॉजिटिव है, 3 लाख भी पॉजिटिव है और 5 लाख हम लोगों का नेगेटिव में है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेटर का यूज़ किया और देखा 2,20,000 पॉजिटिव प्लस 3 लाख फिर पॉजिटिव एंड माइनस 5 लाख नेगेटिव। तो अल्टीमेट बैलेंस 20,000 का पॉजिटिव में आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 20,000। इसमें हम क्या प्लस करेंगे, ओपनिंग कैश इन बैंक का बैलेंस प्लस करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में गिवन था, राइट। तो वो मुझे कितने का गिवन है, वो मुझे 1,50,000 रुपये का गिवन है और दोनों को प्लस किया तो 1,70,000 रुपये आ गया और यही क्लोजिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस है। तो ऑब्वियसली ना स्टूडेंट, देखो कोई एक पर्टिकुलर कैश होती है जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कैश का इंक्रीज या डिक्रीज होता है और फिर हम क्लोजिंग कैश एंड बैंक के बैलेंस पे पहुंच जाते हैं। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पे की, एडजस्टमेंट्स को ओपनिंग वाले अमाउंट में प्लस किया और क्लोजिंग वाले अमाउंट पे पहुंच गए। ओपनिंग और क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा और इसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई खुद ही कर लोगे वहाँ पे कि आपने सही किया है या गलत किया है ना। तो इसीलिए मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पर्सनली भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब आंसर वहाँ पे मैच हो जाएगा तो वी विल बी श्योर कि यार ये तो ठीक हो गया क्वेश्चन, राइट। तो यही इस क्वेश्चन में था, ज़्यादा मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं था, तो कि स्टार्टिंग थी ना इस क्वेश्चन की अभी जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए जैसे 39 नंबर क्वेश्चन है, बैलेंस शीट प्रोवाइड करी गई है, राइट। तो देखो शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस है, 15% डिबेंचर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, ट्रेड पेबल्स का है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ का है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का है, इन्वेंट्रीज का है, ट्रेड रिसीवेबल का है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का है। तो इन सब का हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओके। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोजिंग ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे, दैट इज़ 1,83,000 में से आप 82,000 माइनस करोगे तो आपके पास 1,01,000 आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ तो मुझे दिखा नहीं सिवाय एक चीज़ के, 15% डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देंगे, बट वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होगा, फाइनेंसिंग का होगा, इसीलिए उसको ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग में आउटफ्लो दिखाएंगे, इसीलिए फाइनेंसिंग में उसको हम माइनस करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पे आपको स्टार मार्क करना है कि डिबेंचर्स के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो ऑपरेटिंग का आउटफ्लो नहीं होगा, फाइनेंसिंग का होगा, इसीलिए उसे ऑपरेटिंग में हम प्लस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइट। तो 50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स पे अगर हम 15% का इंटरेस्ट पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,500 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्हें प्लस करके 10,8500 आ जाएगा और कुछ भी मुझे गिवन नहीं है, तो यही मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाएगा। बट और मुझे क्या गिवन है, क्या कोई नॉन कैश आइटम गिवन है, नहीं गिवन है स्टूडेंट। तो इसीलिए यही अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्या करते थे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, अब हम करते थे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में, है ना। तो मुझे दिखा कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में काफ़ी कुछ है। सबसे पहले मैंने इसमें इंक्लूड किया ट्रेड पेबल्स की वैल्यू 40,000 से बढ़ रही थी तो हमने पॉजिटिव में लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि वैल्यू कम हो रही है, किसकी वैल्यू कम हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल की, करंट एसेट कम होने पे हमने प्लस कर दिया। 70,000 से 32,000 की हो रही है, यानी कि 38,000 से कम हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्लस कर दी, तो कितना आ गया प्लस करके, 1,86,500 रुपीज़ आ गया, राइट। तो देखो जैसे ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाते हैं, ट्रेड पेबल बढ़ गए हैं, मतलब मैंने किसी से पैसा अगर उधार पे लिया था, है ना, तो जब कैश का इनफ्लो हुआ तो प्लस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल मतलब किसी को मुझे पैसा लौटाना था, वो लौटा रहा है, तो मेरी फॉर्म में कैश आ जाएगा ना, तो इसीलिए उसे हमने प्लस करके लिखा है। जब वो पैसा लौटाएगा एसेट तो ज़रूर कम होगा बट कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए उसे प्लस में लिखेंगे,
ओके इसके अलावा मुझे क्या दिखा, इसके अलावा मुझे दिखा है कि जो इन्वेंट्रीज़ है हम लोग की, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू भी कम हो रही है। तो उससे हमने माइनस कर दिया 8000 एंड इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी, करंट एसेट बढ़ रहा था, तो उसे प्लस में लिख दिया, सॉरी माइनस में ही लिखेंगे। 56,000 कितना टोटल माइनस हो गया, 64,000 रुपीज़। तो अल्टीमेटली आ गया 122,500 और ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसमें मुझे नॉन करंट एसेट्स में दो ही चीज़ें दिख रही थी, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, और दोनों की वैल्यू प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में बढ़ गई हैं, है ना। तो बढ़ गई है इट मीन्स मैंने परचेज कर लिया है। तो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करी, तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। राइट, तो देखो अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदूंगी तो कैश का आउटफ्लो माइनस में लिख दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदूंगी तो कैश का आउटफ्लो उसे भी माइनस में लिख दिया, दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 1,70,000 रुपीज़ आ गया। तो ये आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अगर मैं क्वेश्चन में जाऊँ तो मेरी क्या क्या चीज़ें यूज़ नहीं हुई, एक शेयर कैपिटल यूज़ नहीं हुआ, एक 15% डिबेंचर्स यूज़ नहीं हुए, है ना, और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस यूज़ नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमने उठाया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो इट मीन्स इशू हुआ होगा, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, 50,000 से। उसके बाद मेरे डिबेंचर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इट मीन्स मैंने लोन और ले लिया, लोन लूँगी तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो उसे भी मैं क्या करूँगी, पॉजिटिव में लिखूँगी। तो देखो हमें ये नहीं देखना लाइबिलिटी बढ़ रही है नहीं, लोन ले रहे हो, इनफ्लो हो रहा है, पॉजिटिव में लिखो। इशू ऑफ 15% डिबेंचर्स, राइट, तो कितने से बढ़ रहे हैं, 30,000 रुपीज़ से। ठीक है, ओके अब देखो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट अभी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या करा था, प्लस किया था, तो कि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था, बट फाइनेंसिंग का पार्ट तो बिल्कुल है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दोगे तो वो आपका कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो आउटफ्लो हुआ है तो हमें उसे माइनस में लिखना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 7,500 अमाउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, राइट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही। तो अल्टीमेटली 72,500 आ गया जो कि पॉजिटिव आया है, इसीलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा, राइट। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि नेट इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो फटाफट से अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखो 122,500 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पॉजिटिव है, देन इन्वेस्टिंग का 1,70,000 आप नेगेटिव में लिखोगे, तो वो लिख दिया, एंड देन अगेन 72,500 पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली मेरे पास 25,000 रुपये पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, है ना। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है उसे हम लोग प्लस करेंगे, राइट। वो कितने का है, 70,000 का, तो इन दोनों को प्लस करके मेरे पास 95,000 आ गया, और ये क्या आ गया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। इट मीन्स माय आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यही मुझे क्वेश्चन में गिवन भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40, तो देखो इसमें हमें शेयर कैपिटल का बैलेंस गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बैलेंस गिवन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का बैलेंस गिवन है, ट्रेड पेबल का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का, उसके अलावा मुझे करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है, देन मुझे नोट्स टू अकाउंट में सरप्लस दिख रहा है, एंड करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे surplus, that is balance in statement of P&L, राइट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर यानी कि 4 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ हम लोगों के पास आ जाएगा। इसके अलावा क्या मुझे कोई रिजर्व दिखा या मुझे कुछ भी दिखा जो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिखा, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि और कुछ तो गिवन ही नहीं है, तो मेरे पास निकल के आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, राइट, जो कि कितने का बना, 1 लाख का ही बना।
फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करते थे नॉन कैश आइटम का ट्रीटमेंट, वो भी मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिखी, तो यही अल्टीमेटली मेरा क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो वही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करते थे, तो अब वही करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो उसे हमने पॉजिटिव में लिख दिया। रीज़न आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि क्यों करंट एसेट्स के बढ़ने पर प्लस माइनस होने पर जो भी किया जाता है वो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, राइट। देन ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू भी कम हो रही है तो उसे भी हम लोग प्लस कर देंगे 54,000, टोटल आ जाएगा 60,000 रुपीज़, यानी कि 1,60,000 रुपये। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कम हो रही थी तो करंट लाइबिलिटी के कम होने पे माइनस किया जाता है, तो हम लोगों ने इसको कम कर दिया 8,000 रुपये से, तो अल्टीमेटली आ गया 1,52,000 रुपीज़ और ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसीलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा, राइट। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे चले गए और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें नॉन करंट एसेट्स को देखना था, जिसमें दो चीज़ें गिवन थी, एक थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। दोनों की वैल्यूज़ पिछले ईयर से इस ईयर में बढ़ रही हैं, यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें हमने परचेज कर ली हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी। तो अगर आप परचेज करोगे तो क्या हुआ होगा, कैश का आउटफ्लो हो गया होगा, तो कैश के आउटफ्लो को प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, तो फटाफट से आपने बोला कि मैम हम जब भी कोई चीज़ एसेट परचेज करेंगे, अगर हम नॉन करंट एसेट, तो वो एसेट तो हमारी फॉर्म में आ जाएगा बट कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो 8,50,000 की अब हो गई है, पहले 5,60,000 रुपये की थी, यानी कितने का परचेज हुआ, 2,90,000 का। फिर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, राइट। तो देखो 2,32,000 की अब हो गई है, पहले थी 1,60,000 की, तो कितने की परचेज हुई, 72,000 की परचेज हो गई, तो टोटल कितना आ गया, 3,62,000 आ गया, है ना। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज़ अवर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए मैं क्वेश्चन में गई और मैंने फटाफट से ये देखा कि क्या क्या चीज़ें अभी रह गई हैं जिन्हें मैंने यूज़ नहीं किया। एक शेयर कैपिटल रह गया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 का ही है, तो उसको तो हमें लेना नहीं है। अब एक चीज़ मेरी रह गई है, नोट्स का सेकेंड नंबर पॉइंट और एक शेयर कैपिटल का बैलेंस। इसके अलावा स्टूडेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसको तो अभी हम इंक्लूड करेंगे ना लास्ट में। तो सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या दिख रही है मुझे क्वेश्चन में, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो इसे भी हमें इंक्लूड करना है। क्या इसके अलावा और कोई चीज़ रह गई है, नहीं रह गई। सबसे पहले हमने लिखा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो कि शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है, तो मेरी फॉर्म में इनफ्लो हो गया कितने रुपए का, 2,00,000 रुपये का इनफ्लो हो गया है। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे दिख रहा है कि जो मेरी करंट मैच्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म डेब्ट की थी, पिछले साल 50,000 की थी, इस साल कुछ भी नहीं है, इट मीन्स वो कम हो गई, तो मतलब मैंने इस साल में पे कर दिया ना स्टूडेंट्स वो, तो अगर मैंने इस साल में पे कर दिया तो पे करने से मेरे कैश का आउटफ्लो हो गया, तो मैंने क्या लिखा, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, राइट। और इसको अगर आप पे कर रहे हो तो आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है ये, तो 50,000 रुपये मैंने माइनस में लिखे हैं। देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका डेब्ट ही है ना, तो पार्ट किसका बनेगा, फाइनेंसिंग का, तो फाइनेंसिंग में लिखा, अल्टीमेटली कितना आ गया, 1,50,000 रुपये आ गया, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं या फिर हम इसको करंट मैच्योरिटीज़ का पार्ट मान के ऑपरेटिंग में ले लेते हैं, आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की ये करंट मैच्योरिटीज़ हैं, तो पार्ट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ही बनेगा। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1,50,000 रुपये पॉजिटिव आया, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आप लोगों के पास आ जाएगा। बस अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि नेट इंक्रीज़ हो रहा है या फिर नेट डिक्रीज़ हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, राइट। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि 60,000 रुपये आ रहा है और वो भी नेगेटिव में आ रहा है, राइट। तो वो कैसे आया देखो,
हमने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पहले आंसर हम लोगों का बना था 1,52,000, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा आंसर नेगेटिव आया इन्वेस्टिंग का 3,62,000 एंड देन मेरा आंसर पॉजिटिव आया फाइनेंसिंग का 1,50,000। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर 60,000 रुपीज़ नेगेटिव में आ रहा है और वही चीज़ मैंने आपको लिख के दिखाई, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है उसे प्लस करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ध्यान रखना है कि इसमें हम लोगों को कैश एंड बैंक के बैलेंस के साथ साथ करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हाईली लिक्विड होती हैं, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए उसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट माना जाता है। तो आपने गलती नहीं करनी उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में करंट एसेट्स का पार्ट मान के, बिल्कुल भी, तो कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं। तो 1,34,000 प्लस 70,000 हम यहाँ पे करेंगे तो 2,04,000 रुपीज़ आ जाएगा, जिसको अल्टीमेटली हम प्लस माइनस करेंगे तो 1,44,000 आ रहा है, जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर का आया है ना। कैसे बना इसके बराबर का, 94,000 रुपीज़ प्लस 50,000 रुपीज़ करके, राइट। तो हमने इसमें दो चीज़ें इंक्लूड करी, एक कैश इन बैंक के बैलेंस को इंक्लूड करा और एक हम लोगों ने इसमें करंट इन्वेस्टमेंट के बैलेंस को यूज़ करा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखना कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को आपने कैश इन कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट मानना है और किसी भी हाल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन